आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबश्शिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। आज जुमा है, कॉलिंग डे है, आपकी कॉलों का दिन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो आ जाती है, उसे अबूर करके हम थोड़ी देर में आप तक पहुँचते हैं। नासिर काज़मी का एक शेर है, वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। Here, eat. Eat. I am going to hell, but not with your death on my soul. Only God decides who goes to hell. I killed a child. I smashed his head against a wall. Why? They killed my son. My boy. सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी 1982 में रिलीज़ हुई थी। ओम पुरी की अदाकारी आपने मुलाजा की। अम्बाले में पैदा हुए थे। जैसे करोड़ों आम लोग होते हैं वैसा ही बैकग्राउंड था। वालिद जो है रेलवे में मुलाजिम थे। 6 साल के ओम पुरी जब थे तो वालिद पे एक दिन रेलवे गोदाम से सीमेंट की चोरी का इल्ज़ाम लग गया और वो जेल चले गए तो रेलवे क्वार्टर इन्हें खाली करना पड़ा। तो इनकी माँ इनसे बड़े भाई और इनको जो 6 साल की उम्र थी ओम पुरी की, एक खोली किराए पे ली। बड़े भाई ने उसी रेलवे स्टेशन पे कुलीगिरी शुरू की और ओम पुरी को उन्होंने चाय के खोखे पे रखवा दिया। ये है बैकग्राउंड ओम पुरी का। वहाँ से ये स्ट्रगल वगैरह करते रहे। फिर ये बकौल इनके ये सोचते रहे कि मुझे तो ये काम नहीं करना, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। वो कुछ और था, थिएटर, और फिर अल्टीमेटली फिल्म जुनून की हद तक। 1973 में पंजाबी थिएटर की एक बहुत ही महान एक्टर और हिदायतकारा हैं नीलम मानसिंह, उनकी नज़र इन पे पड़ी। तो ये कहने लगी कि तू यहाँ रहा तो तू मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मैं तुझे लेके चलती हूँ दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टफ़ है तू। तो वहाँ उस ज़माने में इब्राहिम अलकाज़ी साहब जो हैं इंडियन थिएटर के सबसे बड़े जो गुरु थे, उनके सामने पेश कर दिया कि इस बच्चे को भी देख लें, दाखिला दे दें, ये आपको मायूस नहीं करेगा। तो 1973 का जो बैच था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, उसमें ओम पुरी का दाखिला हुआ। उसमें एक लड़का था नसीरुद्दीन शाह, सुना है इसके बारे में, है ना जी। तो अच्छा, नसीरुद्दीन शाह जो है वो खाते पीते घराने का आदमी था, अंग्रेजी भी ठीक थी, लड़कियां भी उसमें दिलचस्पी लेती थी। पता नहीं क्यों ओम पुरी, चेचक के दाग, कोई बहुत ही अनअज्यूमिंग आदमी, मतलब हीरो का तो तस्वुर ही नहीं आ सकता ना। लेकिन समहाउ इन दोनों की हो गई दोस्ती। ओम पुरी ने उनसे सीखी अंग्रेजी और लड़की को कैसे पटाया जाता है। और बकौल नसीर के कि मैंने जो फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह यूज किए जाते हैं वो मुझे ओम पुरी ने सिखाया। और ओम पुरी हमेशा कहता था ये बकवास करता है, ये खुद बहुत बड़ा एक्टर है, मैं किसे क्या सिखाऊंगा। बहरहाल मतलब पूरी जिंदगी की एक दोस्ती जो है वो डेवलप हो गई। उसके बाद एक्टर्स बेरोजगार थे, कंगले थे, एक्टर स्टूडियो में जो है पार्ट टाइम काम मिल गया। तो इनके जो शागिर्द थे उनमें एक साहब थे अनिल कपूर, उनका भी और सुना है। एक साहब थे गुलशन ग्रोवर। फिर जब फारिग हो गए एनएसडी से तो जाहिर है कि थिएटर की बड़े मंच की तलाश हुई और बॉम्बे के ख्वाब नज़र आने लगे। तो 1976 में मराठी फिल्म थी घासी राम कोतवाल, उनमें उस पर पहला चांस मिला ओम पुरी को। 1980 में नसीर जो हैं वो बॉम्बे में फिल्में कर रहे थे तो उन्होंने श्याम बेनेगल से मिला दिया। ठीक है। उस से ओम पुरी भी समीता पाटिल की तरह, नसीरुद्दीन शाह की तरह, शबाना आज़मी की तरह एक जो सोशल कमिटमेंट के साथ उस ज़माने में जो एक फिल्मी तजर्बे हुए ना, जिन्हें आम लोग आर्ट मूवीज़ कहते थे, लेकिन वो एक तरह का पैरेलल सिनेमा जो है वो था। तो उसमें दाखिला हुआ ओम पुरी का और मिस्टर ओम पुरी नज़र में आने लगे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और बाकी दुनिया के जो व्यूअर्स हैं उनके। 10,000 रुपये जनाब, आक्रोश फिल्म में काम किया इन्होंने, एक बेबस कबायली की ज़िंदगी दिखाई है, 10,000 रुपये इन्हें मुआवजा मिला। लेकिन ओम पुरी फिर सबको नज़र आने लगा। उसके बाद जनाब 1982 में
अर्थ सत्या। जी सर। अर्थ सत्या बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड ओम पुरी साहब को पहली दफ़ा मिला। टोटल इन्हें 2 अवार्ड बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड मिले और 2 जो हैं फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उसके बाद मंथन, पार, ये सारी सोशल कमिटमेंट की फिल्में थी। मिर्च मसाला आपको याद होगी 1986 की। फिर तमस एक टेली फिल्म थी, धारावी, और फिर गुलजार साहब की माचिस, जो मशरक़ी पंजाब की जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसके बैकग्राउंड में, टेररिज्म के बैकग्राउंड में, उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पंजाबी फिल्में भी की, पंजाबी तो इनकी मादरी ज़बान थी। मज़ाहिया फिल्में भी। अच्छा, आप ये देखें, अंग्रेज़ी का अक्सर ये कॉम्प्लेक्स इन्हें रहता था, यार अंग्रेज़ी कमज़ोर है। इनको सबसे ज़्यादा काम जिन हिंदुस्तानी एक्टर्स को मिला बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और ब्रिटिश फिल्म्स में। ईस्ट इज ईस्ट, ईस्ट इज ईस्ट, वो तो कमाल, गोस्ट इन द डार्कनेस, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, और रिलक्टेंट फंडामेंटल उसमें है। अच्छा जनाब, गांधी तो आप देख ही चुके हैं। जैक निकल्सन के साथ वुल्फ में थे, वुल्फ में काम किया इन्होंने। ओके, मुझे यस। और सिटी ऑफ जॉय एक फिल्म थी, जी, उसमें ये रक्शे वाले का इन्होंने किरदार अदा किया। चार्ली विल्सन वॉर में ये ज़ियाउल हक बने थे, ओम पुरी साहब जो हैं, उसमें टॉम हैंक्स साहब भी थे। अच्छा, अब सोशल कमिटमेंट के चूंकि आदमी थे, मुंहफट आदमी थे, लिहाजा इन्हें एक बात समझ में नहीं आती थी कि इंडिया पाकिस्तान जो हैं वो लड़ते क्यों हैं आपस में। ये आए थे एक साल लाहौर, तो उन्होंने कहा, वहाँ जो इन्होंने गुफ्तगू की वो मैंने आज लिखी भी है, कि हालांकि ना तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा गया, मगर जितनी बार भी गया ये सवाल साथ लाया कि जब हम बोलने, दिखने, सोचने, खाने पीने, शादी ब्याह और गमी में एक से हैं, तो फिर एक दूसरे को कत्ल करने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं। मैंने आज तक किसी आम भारतीय, आम पाकिस्तानी को नहीं देखा जो खून का प्यासा हो एक दूसरे का। मैं तो जब भी लाहौर या कराची गया तो पाकिस्तानी रूठ जाते थे कि इतनी जल्दी वापसी की जल्दी क्या है। आपने मौका नहीं दिया हमें। मुझे अब शिद्दत से एहसास हुआ है, यानी पिछले साल की बात है, कि नफ़रत की सियासत से कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और पहली बार मेरा दिल टूटा, और वो जो कंट्रोवर्सी उड़ी के वाक़े के बाद जो हुई थी, वो आपके नज़र में है। दोस्त जो हैं अर्नब गोस्वामी, उनका बड़ा फड्डा हुआ। लेकिन इन्होंने ये भी ये कहा, एक जिसकी स्टेटमेंट को इंडिया में भी खासा क्रिटिसाइज़ किया गया, कि 95% लोग जो भारत और पाकिस्तान में उनको लगता है कि सेक्युलर हैं, हाँ, और मजहबी जनूनियत उनमें नहीं है, और वो एक बहुत मॉडरेट किस्म के लोग हैं, तो उस पर खासी इन पे ले दे भी हुई। अच्छा, जब ये आज ख़बर आई तो ज़ाहिर है सख्ता सा हो गया। काफ़ी लोगों ने, हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो वैसे नॉर्मली एंटी इंडिया रहता है, लेकिन ओमपुरी ट्रेंड टॉप ट्रेंड रहा, और सब ने जो उनके साथ जिसने, अब माहिरा खान अब रईस में आ रही है, उन्होंने कहा, फहद मुस्तफ़ा जिन्होंने एक्टर इन लॉ में काम जिसके पास ट्विटर है, ज़ाहिर है सभी ने कुछ, एवरीवन, मोदी से लेके और शाहरुख खान तक, और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी एक स्टेटमेंट इशू की, और उन्होंने कहा कि इन जैसे एक्टर्स ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सकाफती जो कनेक्शंस हैं उनको कायम रखने में बड़ा किरदार अदा किया। और साथ ही पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी एक स्टेटमेंट आई। दिसंबर में एक ट्वीट किया था ओम पुरी ने, कहने लगे कि लिखा उसमें कि मैं जो हूँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, जितना काम मेरी बसात में था वो मैंने कर लिया, हालांकि मेरी शक्ल जो है वो फिट नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद मैं जो कुछ भी मैंने किया फ़ख्र किया। कहने लगे कि बेशुमार फिल्मी अवार्ड मिले मुझे, पद्म भूषण मिला, OBE मिला, और करोड़ों लोगों की मोहब्बत मिली, और मुझे क्या चाहिए उसके बाद, तो ज़िंदगी में और क्या रह जाएगा। और पाकिस्तान की जो फिल्म है एक्टर इन लॉ पिछले साल जो हुई, उसमें ओम पुरी साहब ने काम किया, उसकी एक झलक। कायदे आजम को अदाकार बना रहे हैं, बड़े वकील थे मुल्क बना गए, बड़े से बड़ा अदाकार क्या कर सकता है। ये है तुम्हारी अदाकारी, क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। निकल जा इस घर से, निकल जा।
वेलकम बैक। और कल हमने एक मसला उठाया था कि कराची प्रेस क्लब की दीवारों पर पाकिस्तान की 5 मुमताज़ ख़वातीन की तस्वीर जो पेंट की गई थी उनको मस्क किया गया, उस पर मजहबी मनाफरत पर मबनी नारे लिखे गए और इतना सब कुछ हुआ। हमने अपील की थी लेकिन हस्बे तवक्को ज़ाहिर है प्रोग्रेसिव लिबरल हुकूमत है कराची में, सिंध में, और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी की है, लेकिन मजाल है कि किसी के कान पर जूं तक रेंगी हो। उसके अलावा रेंजर्स भी एवर विजिलेंट हैं, उसके अलावा पुलिस भी हमारी बहुत, अभी कोई अगर सियासी मसला हो तो फ़ौरन पहुँच जाएंगे। लेकिन कल जो सुन्नी तहरीक के लड़कों ने किया, जिस तरह से उन ख़वातीन के चेहरे मस्क किए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत तो नहीं आई, लेकिन कम से कम कुछ हमारे सहाफ़ी भाई आज वहाँ पहुँचे और उन्होंने वो नारे मिटाने का अमल शुरू कर दिया है, जिनकी क़यादत हमारे और आपके सबके प्यारे जो हैं फ़ीका जो कि डॉन के कार्टूनिस्ट हैं वो कर रहे हैं। उनके साथ उनके हम ख्याल लोग भी हैं। और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि कराची प्रेस क्लब हम सहाफ़ियों की ही इमारत है तो लिहाजा हम ही बेड़ा उठा लेते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, कम से कम किसी में तो हौसला है कि वो इस मजहबी जनूनियत के खिलाफ, और ये आंख में चोली चलती रहेगी। हाँ। वो करते रहेंगे मस्क और ये साफ करते रहेंगे। ठीक है, नया नॉर्मल बन जाएगा। भारत कॉलिंग डे है आज, तो अब आपकी कॉल से स्टार्ट। गौहर अल्ताफ साहब है कराची से। जी गौहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा, मेरा बसतुल्लाह साहब से सवाल है और शिकायत भी है कि अक्सर ये मेरे सवालों के जवाब गोलमोल कर देते हैं। जी जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल का हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या वही किरदार अदा नहीं कर रहा जो नेपोलियन के दौर में वहाँ के प्रिंट मीडिया ने किया था? जैसा कि आप लोग सारे के सारे जो नॉन इश्यू होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, उसको आप इशू बना लेते हैं। मसलन जैसे आजकल दुकान सजाई हुई है पनामा केस पे, मुझे ये बताइए अगर ये हल भी हो जाता है तो उसका आम आदमी को क्या फायदा होगा? क्या उसकी गुर्बत कम होगी? क्या उसको पीने का साफ पानी मिलेगा? जी मैं समझ गया गौर अल्ताफ साहब। अब मैं जो जवाब देने वाला हूँ उस पर भी आप कहेंगे कि मैं गोलमोल जवाब दे रहा हूँ, और मैं गोलमोल ही जवाब दूंगा। देखें, आप तो हमारे हम ख्याल निकले, हम भी यही गुफ्तगू करते रहते हैं जो आप फरमा रहे हैं, तो हम ख्यालों को क्या जवाब दें? हम भी इसी तरह समझते हैं कि ये जो है एक जो है भेड़ चाल, उसमें आदमी जो है सर्कल में घूमता रहता है, गोल 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 गोल, और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, और मीडिया जाहिर है यही कर रहा है। और कल भी हमने बताया था, देखें पाकिस्तानी मीडिया का मेन्यू पूरे हफ्ते का ये होता है कि एक दिन पहले समाज से कि कल पनामा केस में क्या होगा, और जिस रोज हो जाता है अरे अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा, और कल जो है कल इसके क्या असरात होंगे, क्या नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और आज की समाज में किसका पलड़ा भारी रहा। तो वो ढंढन छिक वाली सारी जो है ना, ढंढन छिक जो है पूरा जनवरी चलेगी इंशाल्लाह। लेकिन एक जो इन्होंने बात की है कि इसके मतलब क्या साफ पीने का पानी मिलेगा, क्या खुद नहीं, हर केस नहीं, लेकिन इस पनामा केस से पहले भी नहीं मिला। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि मतलब देखें, है इट इज एन इम्पोर्टेंट केस, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं है कि आप सिर्फ इस पर ही बात करें। आप बेशक इस पर बात करें, लेकिन और भी दुनिया है, उसको भी देखें। और जो रैपिड आप देखें, आवाम को कुछ मिले ना मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेटिंग मिलती है, शेख रशीद मिलते हैं और बड़ी चीजें मिलती हैं जिनसे अब आपको अंदाजा हुआ कि हमारे प्रोग्राम को रेटिंग क्यों नहीं मिलती। हम आपके साथ हैं, अंदर की बातें नहीं किया। पिंडी से इमरान साहब हैं। इमरान साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। फरमाइए। अच्छा भाई, मुझे सिर्फ माशाल्लाह आप बड़े पढ़े लिखे ज़ीरक लोग बैठे हैं, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो आजकल सी पैक हर तरफ शोर मचा हुआ है, इस सी पैक का एक डायरेक्ट एक आम आदमी को क्या इससे फायदा पहुंचेगा? क्या होगा? क्या हमारे मतलब ये जो मसाइल है, मसाइल को खाना पीना, ये सारे मसले ये खत्म हो जाएंगे, या कुछ वही लोग फिर फायदा उठा के फिर मतलब वो उनको जो एक मिल रहा है पहले, अब वो डबल ट्रिपल हो के ये लूट लाट के तो फिर कहीं भाग जाएंगे। कुछ का अभी भी ठेके उन्हीं को मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं आज भी ये फतेह जंग गया हुआ था एक विजिट करने के लिए जगह, तो पता चला जी ये ट्रैक जा रहा है, ये हो रहा है सर, वो सारे ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं जमीनों की, ये जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं और जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये सब कर रहे हैं। तो इसका आम आदमी को क्या कोई होगा इसका फायदा या नहीं होगा?
और जब आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया तो हम क्या जवाब दें? ये सीपेक जो बन गया है ना, ये आपको याद है एक वक्त पे जब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद किसी से भी आप बात करते हैं तो कहते हैं कि जी ये किस तरह के न्यूक्लियर पावर है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, हमारे रोड नहीं बने हुए। सीपेक हमारा नया न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया है कि जी सीपेक अनाउंस हो गया है लेकिन अभी तक मेरे फ्रिज में खाना नहीं है। डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। जब भी कोई हाई पावर डेवलपमेंट होती है जाहिर है कि जो टॉप पे होते हैं वो ज्यादा फायदा लेते हैं, लेकिन बहुत नुकसान नहीं है। तो मतलब कितनी मेगा प्रोजेक्ट्स का कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। ट्रिकल डाउन होता है यार। अच्छा, हैदर अब्बास साहब हैं खानेवाल से। जी हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जरार खोड़ो साहब से बात करना चाह रहा हूँ मैं। करें सर, हुक्म। अच्छा बात सुने, पहले तो आप अपना टीवी जो है ऑफ कर दें, वरना फिर आपकी कॉल जो है हमें काटनी पड़ेगी। वो जाहिर है आपके घर वाले वैसे भी सुनते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, बाद में रिपीट में सुन लीजिएगा। सवाल कीजिए। जी सर। चले कॉल हस्बे तो वो तो मैं ना टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, चाह रहे थे बजरिया टीवी। मल्टीटास्कर है सर। मुस्तफा है कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई। वालेकुम सलाम। बात दरअसल ये है कि 2 दिसंबर को मैंने कॉल किया था। जी जी। और दिसंबर की बात की थी, शायद अपने खोड़ो साहब थे और जैदी साहब आप नहीं थे। ओके। बहरहाल अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये सोचकर आए हैं 58(2)B के बाद कि हुकूमत करना उनका हक है, करप्शन करना उनका हक है, तुम जो भी चाहो हम करते रहेंगे। अच्छा। मसला ये है कि हम अब पनामा लीग का वही होगा जो आज राव अनवार के साथ हुआ, यानी घूम फिर कर वो अपने सीट पे आ गए। क्या बनेगा पाकिस्तान का? हम किधर जा रहे हैं? गरीबों का क्या होगा? हम मशरकी पाकिस्तान की बात की थी हमने आपसे, आपको याद होगा, शायद आप खोड़ो साहब को याद होगा कि दिसंबर की बात। जी जी याद है। अच्छा। बात ये है कि मैं इसका विक्टिम हूँ, लाखों लोग हैं जी। मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरी उम्र 70 साल। जी जी। बात दरअसल ये है कि मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि हमारी पाक फौज हिंदुस्तान के 10 टुकड़े कब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मुस्तफा साहब, मेरे ख्याल में आप जो चीज़ कह रहे हैं वो आपके ख्यालात का इशारा है, सवाल कम था। नहीं, सवाल तो इसमें था ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि अब तक जो 3 कॉलें आई हैं वो एक पूरा क्रेसेंडो है, सवाल करके खुद ही जवाब दे देते हैं, तो हमारे लिए बड़े आराम की बात है। हम गाँव तक क्या लगाते हैं, बैठ जाते हैं। अच्छा, अब कौन कॉलर है? हकीम बलोच साहब तुर्बत से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? जी सर, मुबशर साहब, वफ़ीक़ुल्लाह भाई और जरार कोड़ो आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल है सीपेक के बारे में। इसका शोशा बहुत चल रहा है कि सीपेक से ये हो रहा है, ये होगा, ये होने वाला है, मगर सर हमारा जो इलाका है जो तुर्बत से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और लोग अब भी वहाँ पानी पीने को तरस रहे हैं। और ये शोशा चल रहा है कि यहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, यहाँ पक्के रोड बनेंगे, यहाँ दुबई जैसा सिस्टम होगा। क्या आपको ये लगता है कि जो पहले जो मेगा प्रोजेक्ट बना था तकरीबन जो ग्वादर बन रहा था उस वक्त से ये जैसा चल रहा है कि ये होगा, ये होगा? हकीम बलोच साहब, अब मेरी बात सुने। आपके इलाके का MNA और MPA कौन है, पहले मुझे बताएं। जी हमारे इलाके का MNA मेरे ख्याल में जी आसकानी है, आसकानी। अच्छा, और MPA? MPA हैं, MPA का तो सर मुझे पता नहीं, यहाँ तो रोज। तो मेरे भाई आप पहले उनसे तो जाकर के यही सवाल पूछ लेना। हम कराची में बैठकर आपको कुछ हद तक अमूमी सूरत हाल तो बयान कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है आपके इलाके का मसला है, कोई मकामी हुकूमतें भी आ गई हैं, तो कोई काउंसलर भी होगा, कोई वहाँ पर नाजिम भी होगा। तो अगर कुछ हो सके MPA या MNA किसी को पकड़ के ये सवाल पूछ ले एक दफ़ा कि भाई मेरे जो है ना, और मैं आपकी ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, बलूचिस्तान के बारे में हम बहुत बात करते हैं
और यही बात करते हैं कि बलूचिस्तान का बहुत माजी में हक मारा गया है, हर तरह से मारा गया है और अब नहीं होना चाहिए। और हमें कम से कम अभी जो हुकूमतों को हम यही चैलेंज करते रहते हैं कि क्या वही तो नहीं करेंगे बलूचिस्तान के साथ, तो कम से कम और हुकूमत भी कहती है नहीं नहीं हम वो नहीं करेंगे। हाँ जाहिर है। और देखिए एक और ये भी बात है, हमने काफ़ी क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कैसिटी पे भी बात की है। जो बलूचिस्तान का जो वाटर टेबल है वो अब इस हद तक गिर गया है कि सर सीपेक से तो वो दोबारा ऊपर नहीं आ सकता ना जी। नहीं, ना ही किसी हुकूमत के पास कोई जादू की छड़ी है जी, मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है, वो एक अलग बात है। जब तक अपने मकामी नुमाइंदों से आप जाकर के आवाम नहीं पूछेगी तो डायरेक्ट वजीर आजम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, उनको सुननी चाहिए। कामयाबी हो ना हो लेकिन रियासत कोशिश करती हुई नजर जरूर आए। ये भले कामयाबी हो ना हो, रियासत कोशिश करती नजर आए। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक। नूरुद्दीन साहब हैं कोयटा से हमारे साथ। जी भाई। जी वसुतुल्लाह साहब से। जी वसुतुल्लाह साहब ये जी हुक्म करें। जी फरमाइए। वसुतुल्लाह साहब से मेरा ये सवाल है, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हर तरफ सिपिक है। सॉरी, कोयटे में तो सिपिक के चर्चे हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक प्रोग्राम सिपिक पे करें कि हमारा कंफ्यूजन दूर हो कि क्या ये सिपिक बलूचिस्तान के लिए है या इस पे कोई और टेंशन वाली बातें है। अच्छा सर, सीपेक बलूचिस्तान के लिए है या किसके लिए? तो मेरा तो ख्याल है सीपेक चाइना के लिए है। सीपेक चाइना के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, और इकोनॉमिक के लिए है, और कॉरिडोर के लिए है सीपेक। हाँ और ज़ाहिर बलूचिस्तान से गुजर रही है, आधा सीपेक का रूट तो फिर बलूचिस्तान के लिए भी है। उसके किनारे अगर मैं एहसन इकबाल पे यकीन कर लूँ तो रोज़गार भी होगा, वर्कशॉप्स भी होंगे, होटल भी बनेंगे, बस यही थोड़ा बहुत आएगा आपके हिस्से में। यास्मीन साहिबा है कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी यास्मीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे ये कहना था कि एक तो ये दिसंबर का महीना गुजरा है और ये जनवरी आ गया है, तो ये बिजली के बिल जो हैं ये 7,000 आए हैं। आप मुझे बताइए किसके पास जाकर ये बात करें? ये हर वक्त पनामा रोते रहते हैं। और अदालत का दरवाजा खुलता है, 6 पागल निकलते हैं, 3 नून लीग के निकलते हैं, 3 तहरीक इंसाफ के निकलते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और चले जाते हैं। हर मसला पाकिस्तान का उठाएं, 100 चैनल है, 100 चैनल एक ही बात बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल यास्मीन साहिबा, और मुझे पता लग गया है कि आधी बिजली के बिल में ये इतना ज़्यादा टीवी देखना जो है ना, पनामा सुबह से लेके जो है ना वो शाम तक टॉक शोज और इतनी खबरें और वो हैजान जो है वो भी कहीं होगा। बहरहाल बिजली के बिलों में जो है आप जाकर के चैलेंज कर सकती हैं, कंप्लेंट सेंटर में बात करें, लंबी ख्वारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा और रोजाना अगर रात शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक टीवी ना देखें तो तकरीबन 6 से 11 बजे तक। हाँ, तो न सिर्फ बिल में बल्कि आपके जो तबीयत में भी अफाका होगा, और इसमें कतई तंज करना मकसूद नहीं है, बस यही कहना है हम भी यही महसूस करते हैं जो आप करती हैं कि पनामा क्यों हो रहा है। लेट द कोर्ट डिसाइड। हर दिन अदालत लगती है तो जाहिर है बाहर इतना पनामा तो पनामा के अंदर भी नहीं हो रहा। हाँ, मेरे ख्याल है नौरिएगा को भी नहीं पता होगा इतना के बारे में। मैं इतना बात कहूंगा कि जिस शो में लोग ज्यादा चिल्लाते हैं ना, उससे आपकी बिजली ज्यादा जाया होती है, तो आप ऐसे शो देखा करें कि लोग धीमे फनी। अच्छा, हनीफ साहब हैं तुर्बत से, उनसे बात। हनीफ गुलाम साहब तुर्बत से। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर साहब, वसतुल्लाह साहब और दरार कोडो साहब को मेरे सलाम कबूल फरमाएं। कबूल फरमाया जनाब, हुक्म करें। जी पहला सवाल तो ये है कि सर ये प्रोग्राम का टाइम को चेंज नहीं हो सकता? मुश्किल है बॉस। क्या आपके जहन में क्या है? आप क्या समझते हैं कब होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ बिजली का मसला है, जब ये आपका तो आप सुबह रिपीट में देख लिया करें। हनीफ गुलाम साहब रिपीट में आपके लिए कौन सा टाइम मुनासिब होगा? हम तो यहाँ सर यूपीएस चलाते हैं और ये आपका जो प्रोग्राम है हर वक्त लोड शेडिंग का नजर हो जाता है।
शाम को 4 से 5 बजे भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें वो एक मुनासिब वक्त है, शाम को 4 से 5, तो उस वक्त देख लिया करें। होता है ना रिपीट हाँ, तो 7 बजे सुबह 7 बजे भी देख सकते हैं आप। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये है जी जी फरमाइए। अभी बलूचिस्तान में जो 30,000 पोस्ट का ऐलान हो रहा है कि मेरिट और जो बकाया पोस्ट ये होंगे, क्या ये 2018 के इलेक्शन का सुनहरा ख्वाब है या इसकी हकीकत में कुछ है? देखिए, अगर 30,000 जॉब्स निकल रही हैं और आज मैं पढ़ रहा था कि ओवरऑल जो एस्टिमेट है कि 2.3 मिलियन जॉब्स जो है क्रिएट होंगी, शायद बहुत बड़ा एक क्लेम है हुकूमत का, लेकिन अगर 30,000 जॉब निकल रही है तो उम्मीद यही है कि बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी और वहाँ उनको मुलाजमतें दी जाएंगी। अब आपका काम है हनीफ गुलाम साहब, आप जैसे लोगों का, कि इस बात पे नज़र रखें कि कोई बाहर के सूबों के लोग बलूचिस्तान का डोमिसाइल बनवा के आपकी जॉब्स ना हासिल कर लें। आप अपनी जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें कहें कि वो विजिलेंट रहें, इसलिए कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। गुल खान साहब हैं रावलपिंडी से। जी भाई, हेलो जी गुल खान साहब। जी सर, जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आपने तो बड़ी डिस्कस की जी, और ये पानामा लीक्स वगैरह पे असल जो डिस्कस है वो हमें करना चाहिए ओमपुरी साहब पे। जी आप कहिए कुछ, आप फरमाइए। ओमपुरी साहब के लिए जितना भी हम कहें वो कम है। बेशक। अभी सबसे पहले जो आपने उसकी क्लिप चलाई पुरानी, उसके ऊपर जरा उसके चेहरे को देखें और आज के चेहरे को देखें, जिसने पाकिस्तान के बारे में जितनी प्यारी बातें उस शख्स ने की हैं जी, उसे खराजी तहसीन देना चाहिए। जितने आज मीडिया में जितना उसके लिए हुआ है, मैं कहता हूँ बहुत कम। इसलिए कि जिस हालात में पाकिस्तान चल रहा था अभी बिफोर 1 मंथ अगो 2 मंथ अगो, जी जी, तो उसमें देखें ना, एक तरफ से हमें इंडिया हमसे प्यार था, यहाँ हमारी फौज अपने इंगेज थी, अंदरूनी मामला भी कुछ थे, लेकिन उस दौरान इसने पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में पाकिस्तानी अवाम का जो दिल जीता है। बिल्कुल यकीन करें कि मैं देख के जिस जी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी आपने बात की। और ये एक और बात मुझे कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ओमपुरी पाकिस्तानी होते और यही बात भारत की हुकूमत के और आवाम के बारे में कहते तो हम उनके साथ क्या करते। ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी फ्रीडम है बोलने की इस तरह की बातें। दूसरी बात जो बड़ी बात है वो कि फ़नकार की सरहद नहीं होती, ये हम हमेशा सुनते हैं। फ़नकार आजकल के दौर में तो बिल्कुल ग्लोबल होता है, हर एक का हर एक को। हाँ, मगर ये बात सिर्फ कहने से हासिल नहीं होती, ये भी ज़बरदस्ती आजकल मनवानी पड़ती है, हालांकि ज़बरदस्ती मनवाने वाली बात नहीं है सबको। बिल्कुल। नासिर खान साहब हैं जॉब से। जी नासिर भाई। कौरो साहब और दीदी साहब और शफला खान साहब को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, यहाँ पे हम लोगों के बहुत से मसाइल है सिक्योरिटी के जी, और सर यहाँ के जो एरिया है ए एरिया और बी एरिया जी, यहाँ पे जो बी एरिया है लीज के पास है और ए एरिया जो है पुलिस के पास है जी, और 15% एरिया जो है पुलिस के पास है, 85% एरिया जो है ये लीज के पास है जी। सर इसमें एक लीज आता है सूबाई लीज, स्पेशल लीज सूबे के साथ है, एक आता है फेडरल लीज ये मरकज के साथ है। सर सूबाई लीज को जितनी मराहत मिलती है और प्रमोशन में मिलती है और फेडरल लीज को वो नहीं मिलती, हालांकि कुर्बानियां सारी फेडरल लीज वाले देते हैं, जान की बाजी वो लगाते हैं। सर हमारा जो मिनिस्टर है फेडरल का सर वो जनरल कादर बलोच साहब है। मैं आप लोगों की तवसूत से उन लोग को ये कहना चाहता हूँ कि फेडरल लीज को वो मराहत दिया जाए जितनी उसने स्पेशल लीज को सूबे ने दिया है। सर आपकी जस्टिफाइड ना बिल्कुल, हाँ आपकी आवाज़ पहुँचेगी बिल्कुल वजीर साहब तक। और फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा।
बैक। असलम भट्टी साहब हैं कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी असलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुल्क का एक इदारा है नैब, माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें काफी प्रोवोक होते हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग भी कोई ऐसा काम करें। तो आपसे ये मशवरा लेना चाहता हूँ और कुछ हिसाब का सवाल भी है कि मैं एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ एक बैंक का, तो दिल ये चाहता है कि कोई 100 करोड़ का फ्रॉड करूं। 100 करोड़ का फ्रॉड करने के बाद अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं ये नैब वालों को कितने दूंगा और इतने देने के बाद मुझे इज्जत से और साफी मेरे पास कितने पैसे बचे? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कुआं प्यासे से पूछ रहा हो, खुद बैंकर हैं और सवाल हमसे इस तरह का कर रहे हैं। भाई साहब, आप ही की ये जो मुहावरा है किसी बैंकर का कि अगर 50,000 आपने लिए हैं किसी बैंक से तो आप बैंक के नीचे हैं, और अगर आपने 5 करोड़ लिए हैं तो फिर बैंक आपके नीचे है। दूसरा ये कि आपकी बातों से लगा कि आप भी हमारी तरह सोचते, काश कर सकते हम कर देना चाहें तो मेरे भाई आप भी हमारी तरह हसरत भरी निगाहों से नैब और प्ली बार्गेन जिनके साथ हो रहा है उनको देखें और देखें कि मतलब उसके लिए हिम्मत चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 40%, 50%। 50 करोड़ फिर भी आपके पास होगा और इंशाल्लाह जिस दिन होगा हमें ना भूलना। नैब तो अभी जुमा 8 दिन हुए ना, मुशर्रफ साहब के ज़माने में पैदा हुई। उससे पहले जो चैंपियंस मगरमच्छ थे जिन्होंने 150 अरब रुपए के कर्जे जो हैं राइट ऑफ कराए हैं, वो तो नैब के बगैर जिंदगी थी ना। तो करने वाले कर गुजरते हैं और हम और आप जो है ना जा अपनी हसरतों पे चूना लगा के सो जा का हमारा मंशूर होता है। बिल्कुल शेख चली स्टाइल। जी सही बात है। एक और कॉलर है कराची से हमारे साथ, नईम बेग साहब। जी बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी भाई लोग, आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच सीपैक के ऊपर जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी एक कंसर्न है, मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ, मेरा सलाम है प्रीवियस कॉलर को जो बैंकर थे नैब की बात कर रहे थे, बट मेरी कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है और जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर सीपैक की कोई कमेटी है, कोई है जो देखेगा कि यहाँ पे हमारा क्या लॉस होगा, क्या बात, जो कि तो आई थिंक इट शुड बी यू नो पेड अटेंशन टू के वो तो सब कुछ हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि उसमें सड़कें टूटेंगी, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो जाया होगी, एनवायरनमेंट जाया होगी, तो आई वांटेड टू हाईलाइट दैट इशू। अच्छा, आप नईम बेग साहब, आप क्या बता सकते हैं कि ये जो सीपैक का मंसूबा है ये किसी ना किसी तौर या इससे जो मिलने वाली सड़कें हैं वो किसी नेशनल पार्क से गुजर रही हो या प्रोटेक्टेड एरिया से गुजर रही हो? मेरी एक रिकमेंडेशन है, वहाँ पे एक सेंचुरी बनाई जाए, वहाँ पे हिरन वगैरह बहुत हैं, वहाँ पे बर्ड्स बहुत हैं, एक सेंचुरी बनाई जाए जो रोड से अवे हो और उनका ख्याल किया जाए, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शुड इन्वेस्ट ऑन दैट। नहीं, डेफिनेटली 100%। लेकिन इशू बहुत अच्छा है। जहाँ तक बिल्कुल बहुत अच्छा बात है, जहाँ तक ये जब किसी भी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है इस तरह की, तो एक स्टडी की जाती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोसिस्टम डिस्टर्ब, EIA। अब इन केसेस में भी मैं पढ़ रहा था, जब भी इन मंसूबों की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक जुमला होता है कि इसकी EIA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज का काम है। अब वो कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, उसमें कितनी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ये एक अलग बात है। EIA तो इनकी भी की गई, कराची के नजदीक जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं उनकी। फिलहाल EPA की पोजीशन ये होती है कि वो आप कई जो कागजात के साथ एक नीचे एनेक्सचर लगा होता है ना, जिसे कोई भी नहीं पढ़ता, अमूमन वकील भी नहीं पढ़ते, तो वही देखा जाता है ऊपर अच्छा जी इतने हैं तो हमने वो कर दिए, तो ये सारी बिल्कुल ही बॉटम प्रायोरिटी है ना। हाँ, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट से डेफिनेटली हमारा जो माहौलियाती तवाज़ुन है। लेकिन इन्होंने जो एक और बात की थी ना, वो प्रोटेक्टेड एरियाज की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन नईम बेग साहब, आपने इशू बहुत अच्छा उठाया, नो डाउट, बिल्कुल। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को फिर हाजिर होंगे, हम तीनों ही हाजिर हो रहे हैं ना जी इंशाल्लाह। तो मंडे को हम तीनों हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।